सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। सीएमए फाइनल के लास्ट मिनट रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज मैं करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हमारा बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत वाइड सिलेबस है। ठीक है, तो उस पूरे सिलेबस को लास्ट मिनट में कवर कैसे किया जाए, ये हर एक स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज सा है। ठीक है, अब मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें पढ़ने की बजाय सारी चीजें अरेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेंज करना इन द सेंस कि मुझे पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, इस टॉपिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो माइंड में सेट है, जैसे मान लीजिए एक असेसमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन है, तो असेसमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चंस में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो अगर मेरे माइंड में है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि कुछ मेट का कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, बुक नॉर्मल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट मेट में घुस जाएगा, तो वो सब चीजें मिक्सअप हो जाएगी। तो मैं आपको प्रोविजंस रिकॉल नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये रिकॉल करवाने चाहता हूं कि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, ठीक है, तो मे भी आपके लिए यूजफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर देखिए, फाइनल के अंदर हमारी जो शुरुआत होती है वही असेसमेंट से होती है, तो ध्यान रहे कि जो इंटर वाला पोर्शन है उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि पीजीबीपी के प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, स्पेशली सेक्शन 44 ए बी ए डी डबल ए बी ए डी एडीए एई और 44 बी डबल बी बीबीबी बीबी जो बीबीबी है और बीबीए है, ये सारे सेक्शंस आपको जरूर से पता होना चाहिए पीजीबीपी के। कैपिटल गेन में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्लम सेल हो गया, मोस्ट फेवरेट फाइनल के हिसाब से देखो तो कैपिटल गेन में से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है स्लम सेल। ठीक है, उसके अलावा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसके अलावा अभी जो वीडीए वर्चुअल डिजिटल असेट मतलब क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको उसमें से भी पता होने चाहिए। उसके बाद में सर डिडक्शंस वगैरह हैं, तो कुछ आपको टॉपिक इंटर वाले भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज तो हम सिर्फ फाइनल वालों की बात करने वाले हैं। तो सर फाइनल में देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है असेसमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें कवर नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 632 पेज का मॉड्यूल है हमारा। ऑब्वियस सी बात है कि पूरा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर एक ओवरऑल आपको गेन जरूर मिलेगा कि क्या है हमारे सिलेबस में और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर देखिए, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ इनकम दे रखा है कि सर इंडिविजुअल है, एचयूएफ फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीवाई है, उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पहला हमारा चैप्टर होता है। तो उस चैप्टर में पहला हमारा जो है वो इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। सर इंडिविजुअल असेसमेंट में ओल्ड और न्यू स्कीम, पहले आपको इसको बिल्कुल अरेंज रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी जो न्यू स्कीम है वो डिफॉल्ट स्कीम है, मतलब कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो उसमें न्यू स्कीम लग जाएगी। अगर हमें ओल्ड स्कीम में जाना है तो उसके लिए फॉर्म 10 IEA हमें फाइल करना पड़ेगा, तभी हम न्यू स्कीम में ओल्ड स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है, अब सर इंडिविजुअल का असेसमेंट अगर हमसे पूछता है एग्जामिनर, तो पूछेगा क्या? सर देखिए, एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ सकता है कि या तो वो पर्टिकुलर किसी एक हेड में से क्वेश्चन बना देगा कि सर ये कैपिटल गेन का इसके ट्रांजैक्शन है, ऐसा प्रॉपर्टी लिया, बेचा, इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और टैक्स कैलकुलेट करो। तो या तो वो सिर्फ प्योरली कैपिटल गेन का क्वेश्चन बना देगा, या वो प्योरली पीजीबीपी का क्वेश्चन बना देगा, या प्योरली हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये तो हेड वाइज क्वेश्चन हो गए, पर वो सारे हेड वाइज क्वेश्चन भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि असेसमेंट का मतलब है इनकम डिटरमाइन करना और टैक्स कैलकुलेट करना। अब जरूरी नहीं है कि मेरी 5 तरीके की इनकम हो सकता है मेरी सिर्फ एक तरीके की इनकम है, हो सकता है 2 तरीके की, हो सकता है 3 तरीके की है। तो इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टोटल इनकम निकालने को और टैक्स लायबिलिटी निकालने को बोलता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन असेसमेंट का ही है। राइट, तो पहला तो हो गया इंडिविजुअल टॉपिक वाइज। दूसरा, अगर इसमें से बड़ा क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 8 नंबर का बनता है, 7 नंबर का बनता है, या 14 नंबर का बनता है, तो ऐसे में क्या होगा, या 12 नंबर का बनता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको एक इंडिविजुअल का डिटेल दे रखा होगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताया होगा और उसके 3-4 हेड की इनकम दे रखी होगी। आपको उनको आराम से अरेंज करना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इतना, हाउस प्रॉपर्टी इतना, पीजीबीपी इतना, कैपिटल गेन इतना, अदर सोर्स इतना, तो जीटीआई निकल जाएगी। जीटीआई उसके बाद साथ में, सॉरी, जीटीआई से पहले आपको क्लबिंग और सेट ऑफ कर देना है, तो जीटीआई निकल जाएगी। ठीक है, अब आप गलती क्या करते हैं, जब आप पूरा क्वेश्चन एक साथ देखते हैं, तो मुझे लगता है स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो
सैलरी से पहले वो डिडक्शन के बारे में सोचता है कि डिडक्शन क्या मिलेगी इसको, फिर वो टैक्स रेट के बारे में सोचता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप 1 बाई 1 चलिए। अगर आपको उसकी पांचों हेड की इनकम निकालनी है तो पहले सिर्फ सैलरी के बारे में सोचिए कि क्या इसको कोई सैलरी मिल रही है, और अगर हाँ तो सैलरी के रूल क्या कहते हैं, सिर्फ उसकी सैलरी पे फोकस कीजिए। फिर उसके हाउस प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिए। तो एक एक चीजों पे फोकस कीजिए, आप मिक्सअप मत कीजिए, ठीक है। पांचों हेड की इनकम निकलने के बाद आप देखिए क्या इसमें कोई क्लबिंग है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या इसमें कोई सेट ऑफ करने की जरूरत है, अगर है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये आपका जीटीआई निकल गया। तो पूरा देखने जाएंगे तो आप क्वेश्चन लेके बैठे रहेंगे, कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे। अदरवाइज आपने जीटीआई तक क्वेश्चन कर लिया तो आधे नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। अब जीटीआई निकालने के बाद आप डिडक्शंस देखेंगे कि हमें डिडक्शंस लेस करनी है। तो डिडक्शंस क्या है जिसके हम, तो डिडक्शन आप लेस कर दीजिए जो भी एलिजिबल हो। अब पुरानी स्कीम है तो डिडक्शंस बहुत सारी हैं, और न्यू स्कीम में तो डिडक्शन सिर्फ कुछ ही है, जैसे कि ATJJAA है या ATCCD2 है। बाकी डिडक्शंस न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये है, ठीक है। अब टोटल इनकम निकल गई। टोटल इनकम निकलने के बाद अब आप टैक्स रेट पे जाइए, ठीक है, कि टैक्स रेट क्या है और क्या लगानी है। पहले स्पेशल रेट लगती है, जैसे कि LTCG 112, LTCG 112A, HTCG 111A, ठीक है। और ध्यान रहे आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लीकेबल नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चेंज हुए हैं, इंडेक्सेशन जो बंद हुआ है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्पेशल रेट पहले आप कैलकुलेट कीजिए, स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट कीजिए, फिर आप नॉर्मल रेट मतलब कि स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करिए। उसके बाद में आपको रिबेट देनी है 87A की। ओल्ड स्कीम में 50,000 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 की रिबेट है, और न्यू स्कीम में 7 लाख तक की इनकम पे 25,000 तक की रिबेट है। वो रिबेट दे दीजिए। रिबेट देने के बाद आप HEC चार्ज कर देंगे। अगर पर्सन की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10%, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% सरचार्ज इन केस ऑफ ओल्ड स्कीम ओनली। न्यू स्कीम में से 37% हट चुका है, तो वो आपको ध्यान देना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब आपके पास टैक्स निकल के आ जाएगा। टैक्स में से आपका कोई एडवांस टैक्स TDS जमा किया हुआ है तो उसको जरूर डिडक्ट कीजिएगा। फिर बताइएगा कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्स पेबल है या रिफंडेबल है, राइट। अब नॉन रेजिडेंट में सर क्या होता है, ये तो बात हो गई इंडिविजुअल की। इसमें रेजिडेंट भी है, नॉन रेजिडेंट भी है, दोनों है। अब नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला स्पेशल पॉइंट होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सर 4 सेक्शन आते हैं, चार सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 44B, सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBA, सेक्शन 44BBB। सेक्शन 44B है वो ये कहता है कि सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस है, तो जितना भाड़ा उसे अराइज इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया है, अराइज इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया है, उसका 7.5% उसकी PGBP इनकम ले लो। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है सेक्शन 44B। इसमें से किसी खर्चे की उसको छूट नहीं मिलेगी, और ये उसकी नेट मतलब सीधी PGBP इनकम आ जाएगी, उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ये तो आ जाता है सेक्शन 44B। फिर आता है सेक्शन 44BB। सेक्शन 44BB कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स में लगा हुआ है, उसमें कोई टेक्निकल सर्विस दे रहा है, नो हाउ दे रहा है, तो जितनी उसको रिसिप्ट होती है उसका 10% अगर वो इनकम डिक्लेयर कर दे तो उसे प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसे किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 44BBA ये कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंगेज्ड है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में, तो जितना भाड़ा अराइज इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया है, उसका 5% उसे PGBP इनकम डिक्लेयर करना है। ध्यान रहेगी, सारे मैं इनकम बता रहा हूँ, टैक्स नहीं है। टैक्स रेट तो नॉर्मल जो भी उसके ऊपर लगनी है, चाहे वो स्लैब लगनी है, चाहे वो फ्लैट रेट लगनी है, वो लग जाएगी, राइट। और लास्ट है सेक्शन 44BBB, जिसके अंदर कहता है कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंगेज्ड है, और वो क्या है, इंगेज्ड है इन सिविल कंस्ट्रक्शन और टर्न की प्रोजेक्ट में, तो ग्रॉस रिसिप्ट का 10% उसे PGBP इनकम डिक्लेयर करना होगा। फिर उसे प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स और ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बुक्स अकाउंट्स रखने हैं, पर वो अलाउड, डिसअलाउड, कैश पेमेंट, रिलेटिव पेमेंट, वो सब झंझट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये 4 सेक्शंस हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन नॉन रेजिडेंट के असेसमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर ये तो बात हो गई उनकी जो प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हैं। अब नॉन रेजिडेंट के केस में एक पॉइंट और आता है, वो आता है कैपिटल गेन का।
कि सर जब किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंसर्न के, इंडियन कंपनी के कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, अब वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज उसने फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में अगर परचेज किए हैं तो उसका टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसकी इनकम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की प्राइस भी अप एंड डाउन होती है और साथ में जो करेंसी में उसने डील किया उसकी प्राइस भी अप एंड डाउन होती है। तो उसके लिए हमें TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट की मदद लेनी पड़ती है, और इन दोनों को जोड़ के हम एवरेज रेट भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालना होता है, फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉरेन करेंसी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर वो बंदा उन सिक्योरिटीज को बेच के जो पैसा आता है उससे वो नई फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में नई सिक्योरिटी खरीद लेता है, किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स या इंडियन कंपनी के डिबेंचर या डिपॉजिट खरीद लेता है, तो उस केस में उसे सेक्शन 115F में, जैसे हमें 54F में छूट मिलती है, वैसे उसे सेक्शन 115F में एग्जम्पशन मिल जाती है। ठीक है, LTCG मल्टीप्लाई बाय नेट सेल कंसिडरेशन, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, उस वाले फॉर्मूले से जो सेक्शन 54F में फॉर्मूला लगाते हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगा के उसे इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट के असेसमेंट में बात ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट जो आता है नॉन रेजिडेंट के असेसमेंट में पॉइंट, वो ये आता है सर कि नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेशल रेट्स होती है। स्पेशल रेट सेक्शन 115 जो ए है, सेक्शन 115A, फिर उसके सब सेक्शन है 1A 1B, ठीक है, C, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है, तो उसमें स्पेशल रेट्स आती हैं, उन स्पेशल रेट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये ऑप्शन होता है, ये बेसिकली जो देखिए ये रही स्पेशल रेट में दिखा दूं, ये वाली, ये स्पेशल रेट्स का ऑप्शन है। अगर नॉन रेजिडेंट आके कहता है, मान मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, कि मान लीजिए सर एक नॉन रेजिडेंट ने मुझे 10 करोड़ रुपए उधार दिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक इंडियन कंसर्न हूं और नॉन रेजिडेंट ने मुझे 10 करोड़ रुपए उधार दिए। अब उधार दिए तो मैं उसे क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा उस पर, राइट, मैंने उसे इंटरेस्ट दिया, अब उस इंटरेस्ट पे उसे इंडिया में टैक्स भरना है। ठीक है, तो या तो वो ये ऑप्शन ले कि भैया नॉर्मली बताओ कैसे भरना है, तो वो अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन करेगा, फिर रिकॉर्ड रखेगा कितना पैसा आया गया, ठीक है, कब क्या हुआ, कितना इंटरेस्ट बनता है, उसके ऑफिस का खर्चा कितना, उसका बिजली का बिल कितना, या तो वो उस तरीके से जाए। ठीक है, अब वो कहते हैं सर मुझे इतने झंझट में नहीं जाना, तो उसके लिए स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट का मतलब हमने उसको कहा कि चलो ठीक है, झंझट में नहीं जाना तो तुम अपनी इनकम पे एक काम करो, 20% टैक्स भरो, बात खत्म। तो ये होती है स्पेशल रेट, राइट। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि वो स्पेशल रेट में जाना चाहता है नॉन रेजिडेंट, तब तो इस टेबल को आप याद करिए, और अदरवाइज इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली टैक्स निकलता है वैसे निकाल दीजिए इंडिविजुअल वाली तरह, राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं, करना चाहे तो। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। चलिए वे आगे चलते हैं सर, कंपनी की बात कर लेते हैं। सर कंपनी में हमारे लिए इंडियन कंपनी ही इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कंपनी का जब असेसमेंट आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब उसके बारे में सब कुछ आप पढ़ रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, कि सर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, सॉरी रेजिडेंट कंपनी के लिए हमेशा जो इंडियन कंपनी होती है वो तो हमेशा ही रेजिडेंट होती है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। और फॉरेन कंपनी के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडियन कंपनी का पूछा जाता है, तो इंडियन कंपनी की हम बातें कर लेते हैं। सर इंडियन कंपनी में 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 3 तरीके के मुझे लगता है। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ का क्वेश्चन, कि सर जैसे हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर में पढ़ा कि जो कंपनी के लॉस होते हैं ना उसको हम क्या करें, क्योंकि लॉस जो होते हैं वो इंसान से जुड़े होते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूं और मैं अपना बिजनेस आपको बेच देता हूं, तो भी आप मेरे लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको सेट ऑफ मैं ही कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने वहां पे डिटेल में बताया हुआ है। तो सर समझ में आ गया कि जो लॉस है वो मालिक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में हमने इंटर में पढ़ा हुआ है कि अगर एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उसके हिस्से का लॉस भी उसके साथ चला जाता है, बचे हुए पार्टनर उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये बात तो एकदम यूनिवर्सली समझ में आ गई कि लॉस जो है वो मालिक से जुड़े होते हैं, अगर मालिक चला गया तो लॉस भी उसके साथ चलेगा। आप उसका बिजनेस खरीद सकते हो, आप उसके लॉस नहीं खरीद सकते, ये बात तो समझ में आ जाती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सर कंपनी के केस में तो मालिक होते हैं शेयर होल्डर,
और शेयर होल्डर तो बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी किसी ने शेयर खरीद लिया, कभी किसी ने खरीद लिया, कभी किसी ने खरीद लिया। तो कंपनी के केस में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि 100% मालिक हर साल वही हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे सिर्फ 51% का कॉन्सेप्ट लाया गया कि ठीक है हम मानते हैं कि पूरे साल मालिक सेम होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम एट द ईयर एंड देखेंगे, जिस साल लॉस हुआ उस साल के 51% शेयर होल्डर, और जिस साल आप लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो उस साल के 51% शेयर होल्डर अगर सेम है तो आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पूरे मालिक नहीं देखने, 51% शेयर होल्डर देखने हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ लॉस और एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, अच्छा कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं कि अगर डेथ की वजह से शेयर चेंज हुए तो हम उसको चेंज नहीं मानेंगे। अगर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की वजह से कोई चेंज हुआ है उसको हम चेंज नहीं मानेंगे। गिफ्ट की वजह से अगर कोई शेयर होल्डिंग चेंज हुई है तो हम उसे चेंज नहीं मानेंगे। किसी लोग के एप्लीकेबल होने से कोई चेंज हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं, तो उनको चेंज इन शेयर होल्डिंग नहीं माना गया है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो सेट ऑफ के ऊपर बन सकता है कि कंपनी लॉस सेट ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाइए आप कंपनी के केस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है सर इसमें मैट का। मैट बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली आता है, तो ध्यान से सुनिए। सर मैट का मतलब है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इसके लिए हमें निकालना पड़ता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल टैक्स निकालने के लिए हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल टैक्स निकालने के लिए हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही मेट निकालने के लिए हमें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस पर मेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए पहले क्या हो रहा था, कंपनियां टैक्स भर रही थी, अब कंपनियों को गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें दी कि आप ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो, बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने दी। कंपनियों ने उन स्कीमों का फायदा उठाया, कंपनियों ने उन स्कीम्स का फायदा उठाया, राइट, और उन स्कीम का फायदा इतना उठाया कि अब उनका टैक्स नहीं बन रहा, अब वो तो टैक्स फ्री में आ गई। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर सारी कंपनियां टैक्स फ्री में आ जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा, हम देश कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनके बुक में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, पर ड्यू टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स उसका इनकम टैक्स जीरो आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है सेज में ऑपरेट कर रही है सपोज, तो उसका 10 करोड़ का प्रॉफिट है, पर सेज में होने की वजह से उसको जीरो टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये टैक्स, अब जाहिर सी बात है जब इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट जीरो हो रहा है तो उसके हिसाब से तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए बुक प्रॉफिट का नाम का एक वर्ड 115 जेबी सेक्शन में दिया गया और कहा कि आपको 115 जेबी में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुनिए क्या हो गया, एक तरफ तो आप निकालेंगे बुक प्रॉफिट, ठीक है, और एक तरफ आप निकालेंगे टोटल इनकम। ठीक है, ये एज पर कंपनीज एक्ट चलेगा और ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट चलेगा, राइट। ठीक है, तो अलाउड, डिसअलाउड, रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ये सारी कहानी टोटल इनकम में होगी। ठीक है, इस पे आप नॉर्मल टैक्स निकाल देंगे जो भी टैक्स रेट है उसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे आप निकाल देंगे मेट, और मेट की रेट कितनी है ये याद रखना, 15%। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसका आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो फिर नॉर्मल देना ही है, पर अगर मान लीजिए नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है, मेट ज्यादा आ रहा है, तो फिर मेट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, राइट। यस, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसे में भी क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुनिए। या तो आपको बुक प्रॉफिट निकाल के दे दिया, टोटल इनकम निकाल के दे दी, अब आपको बोला कि अब बताओ टैक्स कितना है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ बुक प्रॉफिट का 15% निकालना है और टोटल इनकम का जो भी टैक्स रेट है कंपनी के 25% है, 30% है, 22%, जो भी 25 और 30% दो ही रेट होगी। 22 वाली रेट में अगर कंपनी चली जाती है तो उस पर मैट अप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये याद कर सकते हैं आप कि अगर कंपनी 115 जो है BAA है उसमें चली जाती है और उसमें मतलब कम रेट पे टैक्स देती है तो वहां पे मैट अप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, यस, तो 22% और 22% वाली स्कीम में मैट अप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स है हमेशा या तो 25% पे निकलेगा या 30% पे निकलेगा, राइट। तो आपको दोनों फिगर दे देगा, आपको टैक्स कैलकुलेट करके देना है। पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो कि सीधा 16 नंबर का आएगा, अगर आएगा तो सीधा 16 नंबर का आएगा या 14 नंबर का आएगा, तो वो ये क्वेश्चन आएगा कि बुक प्रॉफिट भी आप निकालो, टोटल इनकम भी आप निकालो और टैक्स भी आप निकालो। तो ऐसे केस में आपको बुक प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए, टोटल इनकम निकालनी भी आना चाहिए और टैक्स का तो मैटर आ ही गया। ठीक है,
और तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें जो ये बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपको सिर्फ बुक प्रॉफिट पूछे कि कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चन 5 6 7 नंबर का आ सकता है, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बुक प्रॉफिट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन। पहला, जिसमें बुक प्रॉफिट टोटल इनकम दोनों दे रखी है, सिर्फ आपको टैक्स कितना पे करना है वो बताना है। दूसरा, जिसमें आपको बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम भी कैलकुलेट करनी है और टैक्स पेबल भी कैलकुलेट करना है। ये 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा, जिसमें आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और टैक्स कैलकुलेट करना है, ये 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। मैट क्रेडिट, अगर आपने मैट ज्यादा पे किया है, ठीक है, मैट ज़्यादा है तो आपको मिलती है मैट क्रेडिट, और ये मैट क्रेडिट 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। ये आपका पढ़ा हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। ओके सर, कंपनी पे रेट क्या है? तो कंपनी पे रेट तो बताई हुई है आपको वैसे ही कि सर 30% रेट है, बेसिक जो रेट है कंपनी की वो 30% रेट है। पर अगर 2022-23 में आपका टर्नओवर जो है, सॉरी 2000 आपके लिए तो 21-22 होगा ना, 23-24, हाँ 21-22 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 25% टैक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टैक्स रेट की बात। सरचार्ज की बात यहाँ पे कर लीजिए, ये अच्छा पॉइंट है। 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम है, इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है और 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज है, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज है। फॉरेन कंपनी के केस में 1 से 10 करोड़ पे 2% सरचार्ज है और 5% सरचार्ज है 10 करोड़ से ऊपर होने पे। एचईसी वही 4% है, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बताइए, क्लियर है? चलो, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे उसमें ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है, वो पढ़ा हुआ है आपका, याद किया हुआ है, तो मैं ऐसा बता देता हूँ सर कि देखिए बुक प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है ना, मैं वैसे बता दूं, बुक प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, तो उसमें अलाउड डिसअलाउड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिक्स आइटम है जो ऐड होने हैं, फिक्स आइटम है जो लेस होने हैं, तो किसी भी तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स पेड, पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, डिविडेंड परपोज, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेबल ऐड कर दो, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी ऐड कर दो, ठीक है, एग्जम्प्टेड इनकम के खर्चे ऐड कर दो, ठीक है, रॉयल्टी अगर 10% 15% से कम टैक्सेबल हुई है सेक्शन 115 बीएफएफ में, बीबीएफ में, तो वो भी ऐड कर दो। तो इस तरीके उसके खर्चे भी ऐड कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें तो ऐड करनी है। लेस करने में आ जाएंगे हम, तो सर जो डेप्रिसिएशन नॉर्मल था वो तो ऐड कर दो, और विदाउट रिवोल्यूशन का डेप्रिसिएशन लेस कर दो। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व अगर पीएनएल में डाला हुआ है तो उसको लेस कर दो, ठीक है। और उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन विदाउट रिवोल्यूशन है वो आप लेस कर दीजिए, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस है तो ऐड कर दीजिए, डिफेक्ट टैक्स लाइव सॉरी इनकम है तो लेस कर दीजिए। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट करने हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल एक एडजस्टमेंट है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों में जो भी कम हो उसको आप लेस कर दीजिए, ठीक है। इन सम केस ये दोनों कम हो जाते हैं और बाकी नॉर्मली इन दोनों में से जो कम होता है वो लेस हो जाते हैं। तो ये कुछ फिक्स आइटम है जिनको ऐड करना है, कुछ फिक्स आइटम है जिनको लेस करना है। तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड में भी 3 थे, मैंने बता दिया आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन सेट ऑफ लॉसेस से रिलेटेड था। दूसरा बुक प्रॉफिट के 3 कॉम्बिनेशन थे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आता है उसमें एमसीक्यू आ सकता है। मुझे लगता है सिर्फ एमसीक्यू आप इसमें पढ़ लेंगे तो बहुत है, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है बेटा, तो इसको ध्यान देना। ये है ऑप्शन, जैसे हमारे पास ओल्ड और न्यू स्कीम है, वैसे कंपनी के पास भी 3 स्कीम है। तो देखिए जिसमें स्कीमें क्या क्या है। तो पहली स्कीम जो है कंपनी के पास वो है सेक्शन 115 बीए के अंदर। आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए और टैक्स रेट याद कर लीजिए। वैसे तो पहले क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको, फिर भी ये तो इतना तो याद होना ही चाहिए कि सेक्शन 115 बीए में आपको 22% रेट टैक्स, सरचार्ज और सेस देना पड़ेगा अगर आप सेक्शन 115 बीए में जाते हैं तो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 115 बी डबल ए। इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको 22% टैक्स प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस देना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 115 बी ए बी। अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको 15% टैक्स प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है, राइट, एज ए कंपनी। स्पेशल रेट स्पेशल ही रहेगी। ये जो रेट बताइए ये सब नॉर्मल इनकम पे है। एलटीसीजी, एसटीसीजी, कैजुअल इनकम पे वही रेट है जो आपको स्टार्टिंग में बताई हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है बुक प्रॉफिट का पूरा, तो ये सब आपको बता दिया है मैंने।
हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड लॉस, सॉरी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स लेने हैं, एज पर इनकम टैक्स नहीं लेने हैं, बिल्कुल। चलिए जी, तो ये था असेसमेंट ऑफ कंपनी की बातें। ठीक है, इसके अलावा तीन छोटे छोटे असेसमेंट्स आपके यहाँ दे रखे हैं हमारे, कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड है। तो इसकी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं 2-2 मिनट में। सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है? जो हमसे पैसा लेके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है उसको हम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कहते हैं। ये वाला पढ़ लो तो देखो, देखो क्या सर क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है ना वो पैसा लगाता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट करता है उस पैसे को आगे लोन दे देता है, एसेट खरीद लेता है या कहीं इन्वेस्ट कर देता है, इस तरीके का करता है। अब जब इनको कोई भी इनकम होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को होती है तो वो उसके लिए एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 1023 डीए में, और जब उस इनकम को वो पास ऑन करता है तो वो असेसी के लिए, मतलब कि यूनिट होल्डर के लिए, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर को जब वो इनकम पास ऑन करता है तो उसके लिए वो टैक्सेबल होती है। अब क्योंकि इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, टीडीएस काटना पड़ता है सेक्शन 194 एलबीसी के अंदर, राइट। तो ये इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखो इन तीनों में मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि सर ये इन्वेस्टर है, मैं ऐसे ही समझा दूं आपको, ठीक है, और ये मार्केट है, ऐसे समझो आप कि इन्वेस्टर पैसा देता है इस ट्रस्ट को, ट्रस्ट पैसा लगाता है मार्केट में, मार्केट से कमाता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट इनकम पास कर देता है इन्वेस्टर को, ऐसे चलता रहता है। तो कुछ इनकम तो ऐसी होती है जो इसके लिए टैक्सेबल है, कुछ इनकम ऐसी है जो इसके लिए एग्जम्प्ट है। जो इनकम इसके लिए एग्जम्प्ट है और वो पास करता है तो वो इसके लिए टैक्सेबल हो जाती है, और जो इनकम इसके लिए टैक्सेबल है वो पास करता है तो वो इसके लिए एग्जम्प्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनकम पे एक बार टैक्स देना है। अगर ट्रस्ट ने वो टैक्स दे दिया तो यूनिट होल्डर पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, और अगर ट्रस्ट के लिए वो एग्जम्प्ट हो गई तो यूनिट होल्डर पे टैक्स लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो तीनों ट्रस्ट आपके सीधे सीधे माइंड में बैठ जाएंगे, राइट। चलिए, अच्छा, जो भी इनकम, जैसे भी इनकम ट्रस्ट कमाता है वैसे ही इनकम ट्रस्ट क्या कर देता है, पास ऑन कर देता है। जैसे इसने इंटरेस्ट कमाया तो ये इंटरेस्ट यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देगा, इसने डिविडेंड कमाया तो डिविडेंड यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देगा, इसने रेंट कमाया तो रेंट पास ऑन कर देगा। तो सेम नेचर में इनकम पास ऑन हो जाती है, और उस इनकम पे यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबिलिटी जो भी होनी होती है वो राइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा सर, मान लीजिए कि 31 मार्च चली गई और ट्रस्ट ने इनकम पास ऑन नहीं की, तो 31 मार्च को जो भी बैलेंस होगा वो डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूट मान लिया जाता है, और उस पर भी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है, राइट। ठीक है, दूसरा अभी हो गया, इतना ही था असेसमेंट। दूसरा सेम असेसमेंट है तो फटाफट बता देता हूँ 2 मिनट में। सर बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट में भी सेम ही सिस्टम है सर। सर बिजनेस ट्रस्ट क्या करते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। यूनिट होल्डर जो है वो इसको पैसा देता है, और ये पैसा दो जगह लगाता है, या तो ये रियल इस्टेट में लगाता है, ठीक है, और या ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लगाता है, ठीक है। तो इसको वहां से रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन वगैरह सब मिलते हैं, और वो ये पास ऑन कर देता है यूनिट होल्डर को, ठीक है। तो ये टेबल देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर जब बिजनेस ट्रस्ट को पैसा मिलता है, जब बिजनेस ट्रस्ट को पैसा मिलता है किससे, एसपीवी, एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से जब उसको डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है उसके लिए, ठीक है, और यूनिट होल्डर के लिए भी एग्जम्प्ट है। एसपीवी से जो डिविडेंड मिल रहा है और वो 115 बीएए में जाता है, तो फिर उस टाइम पे भी ये इन दोनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसके लिए टैक्स। तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा ना, ऐसे मैं बोलूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, तो ये टेबल एक बार आप देख लीजिएगा, सही रहेगा आपको, ठीक है। बाकी ये अदर पॉइंट सब कॉमन है, इनको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इनके कुछ क्वेश्चन भी नहीं है हमारी बुक में, ना तो बुक में कोई क्वेश्चन है ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगता नहीं है मुझे, राइट। इन्वेस्टमेंट फंड, ये हमारा तीसरा असेसमेंट है, ये भी सेम वैसा ही है, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए जो हमने बताया, ठीक है। इसमें ये वाला स्कीम देख लो बस, बहुत है, यहीं से आपको काम समझ में आ जाएगा कि सर जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको बिजनेस इनकम होती है तो वो उसके लिए टैक्सेबल है, ठीक है, उसको अदर इनकम होती है तो वो उसके लिए एग्जम्प्ट है। अब जब बिजनेस इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल है, तो जो उसके यूनिट होल्डर्स हैं उनके लिए एग्जम्प्ट है। ये जब इसके लिए एग्जम्प्ट है तो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक पॉइंट पे टैक्स देना है, दोनों पे नहीं देना है, ठीक है।
सेक्शन 115 बीबीएफ, ये अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है कि सर अगर आप इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप करते हैं, उसको रजिस्टर करा लेते हैं और उससे आपको कोई इनकम हो रही है, तो उस इनकम को आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल रेट से टैक्सेबल करवा सकते हैं, मतलब 10% की रेट से टैक्स दे दीजिए, वरना तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, कितनी रॉयल्टी आई, कितना खर्चा लगा वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बताइए कि मेरी रॉयल्टी 4 लाख है, 4 लाख का 10% टैक्स दो, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 115 बीएफएफ में ये स्पेशल पॉइंट डाला गया है, ठीक है। इसमें जो किसी खर्चे की छूट नहीं मिलती कुछ नहीं, मतलब ये नेट इनकम है, सीधा नेट टैक्स है सीधा, राइट। ओके, नेक्स्ट सर कार्बन क्रेडिट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ जाता है, क्योंकि किसी ने नाम ही नहीं सुना होता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सर कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि सर जब आप है ना ओजोन लेयर वगैरह जो हो रही है अपनी डेप्लेक्ट हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रोकते हैं, ठीक है। और उसमें आपका जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप रोकते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, तो वैसी इनकम है तो उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट की इनकम, और उस पर 10% सीधा सीधा आप टैक्स दे सकते हैं, काम हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रस्ट की। सर ट्रस्ट में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जिसमें से मेन जो ट्रस्ट है वो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत होती है, क्या आइए देखते हैं। सर चैरिटेबल ट्रस्ट में पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो पर्पज है क्या वो चैरिटेबल है। पर्पज चैरिटेबल फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी पर्पज को आप बोलो ये तो चैरिटेबल है, नहीं। हेल्प ऑफ पुअर, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल, हिस्टोरिकल पैलेस हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, अगर आप इनमें से कोई काम कर रहे हैं तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में आते हैं, वरना आप चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम फ्री हो तो आपको 12AA का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कोई डोनेट करें तो उसे छूट मिले, उसके लिए आपको 80G में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब सर ट्रस्ट के असेसमेंट में मेन बात क्या है कि ट्रस्ट को 3 तरीके की इनकम होती है, एक होता है वॉलंटरी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कॉर्पस, ठीक है, और तीसरा होता है अनोनिमियस डोनेशन, ठीक है, और चौथा भी ले लो चलो, अदर इनकम। तो ट्रस्ट को जो भी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट को जो भी कॉर्पस फंड मिलता है वो कॉर्पस फंड ट्रस्ट के लिए फुल्ली टैक्स फ्री होता है, मतलब कॉर्पस फंड फर्स्ट ट्रस्ट के लिए बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, कॉर्पस फंड पे ट्रस्ट को कोई टैक्स नहीं देना है। कॉर्पस फंड होता क्या है, जब कोई आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ डोनेशन देता है कि भैया इस पैसे का इस्तेमाल इसी में करना है, तो उसे बोलते हैं कॉर्पस फंड, और वो आपके लिए फुल्ली टैक्स फ्री होता है, राइट। अनोनिमस डोनेशन क्या होता है, गुप्त दान होता है। गुप्त दान मतलब इसमें देने वाला अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसको गुप्त दान बोला जाता है, राइट। तो इसका टैक्सेशन अलग तरीके से होता है। बचा क्या, देखो चार चीजें थी, एक था वॉलंटरी डोनेशन, ये नॉर्मल इनकम का पार्ट है, वॉलंटरी डोनेशन नॉर्मल इनकम का पार्ट है। कॉर्पस एग्जम्प्ट हो जाता है, अनोनिमस स्पेशली ट्रीटमेंट है, और जो अदर इनकम है वो भी नॉर्मल इनकम का पार्ट है। तो नॉर्मल इनकम में दो चीजें आ गई हमारी। ठीक है, अब दूसरा देख लो यहाँ पे, तो जो भी नॉर्मल वॉलंटरी डोनेशन मिला वो नॉर्मल इनकम में जुड़ गया, अदर इनकम मिली वो भी नॉर्मल डोनेशन में जुड़ गई। अनोनिमस का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, अनोनिमस का ट्रीटमेंट सर ये है कि अनोनिमस के हम 2 टुकड़े करते हैं, अनोनिमस जो भी डोनेशन मिलेगा इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे, ठीक है। एक टुकड़े पे तो स्पेशल रेट लगा देंगे और एक टुकड़े को नॉर्मल इनकम में शामिल कर देंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो वो टुकड़े हैं ये देखिए, 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन का मतलब इसमें वॉलेंट्री भी आ गया, इसमें कॉर्पस भी आ गया और इसमें अनोनिमस भी आ गया। तो इन तीनों को मिला लो, तीनों डोनेशन को, वॉलेंट्री डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन और अनोनिमस डोनेशन, और उसका ले लो 5% और 1 लाख रुपए, दोनों में जो भी ज्यादा हो, ठीक है। इस ज्यादा वाले अमाउंट को तो जोड़ दो आप नॉर्मल इनकम में, और बाकी जो बचा बैलेंस अमाउंट है वो चला जाएगा स्पेशल रेट में। स्पेशल रेट क्या है सर, 30% है, ठीक है। तो अनोनिमस डोनेशन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तो नॉर्मल और एक स्पेशल। स्पेशल वाले पे सीधा 30% टैक्स लग जाता है, और नॉर्मल वाले पे क्या हो जाता है सर, नॉर्मल वाले पे नॉर्मल इनकम में जुड़ जाता है। अब ध्यान अगर आप देंगे तो नॉर्मल इनकम में क्या क्या आ चुका है, वॉलेंट्री डोनेशन आ गया नॉर्मल इनकम में, यस, तो आपने यहाँ पे लिखा वॉलेंट्री डोनेशन नॉर्मल इनकम में आ गया, ठीक है। एक अदर इनकम आ गई, नॉर्मल डोनेशन आ गया, और एक अनोनिमस का एक हिस्सा आ गया, ठीक है। और कॉर्पस जो है वो तो एग्जम्प्ट है,
तो इस तरीके से ये तीन चीजें यहाँ पे आ जाती है। इन तीन चीजों में से 15% हिस्सा आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं, तो वो अलग से रखने की इजाजत दी गई है। और बचा हुआ जो पैसा है वो आपको खर्च करना है, टू बी अप्लाइड। ठीक है, ये आपको खर्च करना है। इसमें से जितना आप खर्च कर दोगे वो तो फ्री हो जाएगा, और जो बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना सा है। ठीक है, अब सर होता क्या है कि सर ये जो बैलेंस बचा ये मेरी गलती की वजह से नहीं रखा, कुछ कंडीशन ही ऐसी थी उस वजह से बच गया। जैसे कि जो हमें डोनेशन मिला वो साल के एंड में मिला, तो हम खर्च कैसे करते हैं? जो डोनेशन मिला उसका चेक तो मिल गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो हम खर्च कैसे करते हैं? राइट? या फिर हम किसी स्पेशल काम के लिए पैसे को बचा के रख रहे हैं ताकि अगले साल हम उसमें लगा सकें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पैसा मिला नहीं, या आपको पैसा मिल गया पर आप उसको स्पेशली रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि इतना पैसा ऐसा है जो मुझे मिला नहीं, या फिर इतना पैसा ऐसा है जो मुझे मिल तो गया पर मैं उसका इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहता, अगले साल करूंगा। ठीक है, तो ऐसे के लिए आपको एक्यूमुलेशन के लिए एओ से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो अमाउंट भी फिर यहाँ से लेस हो जाता है, और जो बचता है उस पर टैक्स लग जाता है। तो इस तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट मिनट की बात है, और आपको स्पीड मैचअप करनी पड़ेगी, स्पीड उसी हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने ट्रस्ट के, मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं, अगर आपने ट्रस्ट के किसी रिलेटिव पर्सन, रिलेटिव कौन होता है? जैसे ट्रस्ट का ऑथर है, ट्रस्ट का फाउंडर है, या फिर ऐसा इंसान जिसने ट्रस्ट को 50,000 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सब ट्रस्ट के रिश्तेदार में आ जाते हैं। इनके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसे इनकम अप्लाइड नहीं माना जाएगा, और उसे एड बैक कर दिया जाएगा, मतलब इनकम में वापस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन को पढ़ो तो पढ़ लेना, अलग से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इसको। लीजिए, तो मेरी तरफ से यहाँ पे चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है रिटर्न ऑफ इनकम का। इसमें से देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना, वो मुझे लगता है या तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि मिस्टर एक्स है और उसने इतनी तारीख को रिटर्न भरी, उसके पास इंटीमेशन आ गया, फिर उसके नोटिस मिला, तो क्या वो नोटिस सही है? तो वहां पे आपको टाइमलाइंस जो है ना वो याद रखनी पड़ेगी, तो उस पर आपको ध्यान देना है ज्यादातर। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे आपका है वो है रिटर्न फाइलिंग से। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब सर सिंपल सा है कि हम जब भी कोई इनकम का असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट हमने कैसे किया, हमने इनकम कैसे कैलकुलेट की, वो हमें गवर्नमेंट को बताना होता है, और उसके लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसे ही हम रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं। 7 तरीके के टोटल इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7, और एक और नया आया था ITR U, तो इस तरीके से 8 हो गए टोटल। तो 8 तरीके की टोटल इनकम होती है। डिपेंड करता है आपकी, आप एसएससी क्या हो, मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, आपकी ऑडिट हो रही है या नहीं हो रही, आपकी कौन सी इनकम है, उन सब के हिसाब से फॉर्म का सिलेक्शन होता है। राइट? ठीक है सर, किसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है? अगर आपकी इनकम, आपकी जीटीआई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न भरना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इंडिविजुअल के केस में पुरानी स्कीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख की होती है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की, और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख की। नई स्कीम में सभी के लिए जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की हो जाती है। राइट? कंपनी के लिए जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 0 है, फर्म के लिए भी 0 है, तो इससे ऊपर होते ही आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। राइट? अब ये तो थी बेसिक कहानी, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन किए गए। ठीक है, अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है, आप किसी एसेट में बेनिफिशियरी हैं, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद इसमें सर प्रोवाइजो जोड़ा गया। प्रोवाइजो जोड़ा गया तो ये बोला गया कि आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है अगर आपने, देखो ये 7 प्रोवाइजो जोड़ा गया था, तो ये अच्छा पॉइंट है कि इसके पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आपने अपने सारे अकाउंट में, जितने भी अकाउंट है, सारे करंट अकाउंट में मिला के 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा किए हैं, तो भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपने फॉरेन टूर में खुद के लिए या किसी और के लिए 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, तो भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। अगर आपने
आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरे साल का 1 लाख से ज़्यादा का है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट और एड ऑन किए गए थे बाद में, ये और किए थे कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी जो रिसीट है या सेल है वो 60 लाख रुपए से ऊपर है, सॉरी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका टर्नओवर अगर 60 लाख से ऊपर है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। देखो ऐसा हो सकता है कि सर मैं बिजनेस करता हूँ, ऐसा समझिएगा, मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी रिसिप्ट है 65 लाख रुपए, मेरा मार्जिन सिर्फ 1% है, तो वैसे तो मेरी इनकम कितनी हुई, सिर्फ 65 हजार रुपये हुई, राइट। पर तो मैं बोलूंगा मेरे तो 2.5 लाख से इनकम कम है, ठीक है, या 3 लाख से कम है। पर ऐसा नहीं है, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख क्रॉस करता है तो फिर आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल और आपकी सिर्फ 10 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25 हजार से ज़्यादा कटा है या सीनियर सिटीजन के केस में 50 हजार से ज़्यादा कटा है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। और सेविंग अकाउंट में अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा जमा किए हैं तो रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। कहने का मतलब इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो रिटर्न भरना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। फॉर्म का सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से करना है, आपकी इनकम क्या है, आप करते क्या है वो है। फॉर्म पे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं पूछेंगे, ठीक है। रिटर्न कैसे भर सकते हैं सर, सिंपल सा, रिटर्न भरने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन सबके लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन ही रिटर्न है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी कोई रिफंड नहीं बनता है तो वो ऑफलाइन रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको ऑनलाइन रिटर्न ही भरनी पड़ेगी। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, उस एक्नॉलेजमेंट को हमें सीपीसी बेंगलोर भेजना होता है। तो अगर आप प्रिंट निकाल के साइन करके भेजना चाहे तो वैसे भेज दीजिए, या आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ओटीपी के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं, या आप डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब उसी के पार्ट है। तो जो वेरिफिकेशन है वो ई वेरीफाई भी हो सकता है और फिजिकल वेरीफाई भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, जिन लोगों की ऑडिट होती है उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। हालांकि अभी इसमें भी रिलीफ दिया गया था, इस साल रिलीफ दी थी गवर्नमेंट ने कि अगर आप इंडिविजुअल और आपकी ऑडिट भी हुए तो आप बिना डीएससी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है, ठीक है। 26 तो छोड़ो, 26 मैं ऐसे छोटा बता दूं, 26 ऐसे स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे जितने भी टीडीएस टीसीएस कटे हैं पूरे साल में और जितने हमने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए वो सब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो एक जगह पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये है काम की चीज कि सर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। सर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नॉर्मल केस जिसके ऑडिट नहीं होती है उनके लिए 31 जुलाई है। जिन केसेस में ऑडिट होती है, जैसे कि कंपनी में कंपलसरी ऑडिट होनी है, फर्म में ऑडिट हो सकती है, और अगर फर्म की ऑडिट होती है तो उसके जो पार्टनर है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, उन सब के लिए 31 अक्टूबर की डेट होती है। मतलब ऑडिटेड केस में 31 अक्टूबर केस हो जाती है। ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं और उन्हें 92 ई सेक्शन में 3CEB फॉर्म भरना होता है, उनके लिए 30 नवंबर डेट हो जाती है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू अच्छा बन सकता है, ठीक है। कोई केस दे देगा या कुछ ऐसा दे देगा और इस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। लेट फीस कितनी है सर, लेट फीस है 1,000 या 5,000। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस 1,000 है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फीस 5,000 है। ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन 234F के अंदर, ठीक है। 139(3) कहता है कि सर अगर आपको लॉस है तो भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है, अगर आप रिटर्न ड्यू डेट में भरेंगे तो ही आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। याद रहे, लॉस को सेट ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है पर कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है, ड्यू डेट जाने के बाद फाइल की है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे बिलेटेड होता है वैसे रिटर्न भी बिलेटेड हो जाती है। पर सर बिलेटेड का मतलब लेट है तो इसका मतलब क्या मैं कभी भी भर सकता हूँ, नहीं। असेसमेंट ईयर के खत्म होने से असेसमेंट ईयर जो है हमारा उसके 31 दिसंबर तक या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो भी पहले हो जाए, तो 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो भी पहले हो जाए वहीं तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। हालांकि एक ऑप्शन हमें नया दिया गया है आईटीआर यू के नाम पे, वो हम यूज कर सकते हैं, आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। ये सिर्फ सेक्शन याद करना है, इसमें और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ सेक्शन याद करना है कि सेक्शन 139(4)(a) के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट की रिटर्न जाती है, सेक्शन 39(4)(b) के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न जाती है, 4(c) के अंदर रिसर्च एसोसिएशन की रिटर्न जाती है। इस तरीके से ये सिर्फ सेक्शन याद कर लेना है आपको, राइट।
यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए 4D है, बिजनेस ट्रस्ट के लिए 4E है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 4F है। तो ये 4 ABCDEF ऐसे पूरा लाइन से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न मतलब सर अगर मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरी, उसमें मैं कुछ डालना भूल गया, कोई जानकारी देना भूल गया, कुछ जानकारी मैंने गलत डाल दी, तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करके चेंज कर सकते हैं सेक्शन 139(5) के अंदर, राइट। आगे चल जाइए। सेम टाइम है, जो ओरिजिनल रिटर्न भरने का टाइम है वही रिवाइज करने का भी टाइम है। नेक्स्ट आ जाइए डिफेक्टिव रिटर्न। सर हमने रिटर्न भर दी, ठीक है, हमारे हिसाब से तो ओके है, हमने वेरीफाई भी कर दी। अब रिटर्न पहुंची डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट के पास जब रिटर्न भरी तो उनको लगा कि इस रिटर्न में तो कुछ कमी है। कमी देखो दो चीजें, एक तो उनको डाउट होता है किसी चीज का, तब तो वो नोटिस भेज के जवाब मांगेंगे। एक उनको लगता है कि फॉर्म ही अधूरा है, फॉर्म में कोई जानकारी ही अधूरी है, तो फिर वो क्या कर देंगे, रिटर्न डिफेक्टिव कर देंगे। जैसे टैक्स पेबल आ रहा है पर टैक्स का चालान हमने लगाया नहीं, तो वो डिफेक्टिव हो जाएगी। हमारा टर्नओवर एक मतलब लिमिट से ज़्यादा है, हम बुक्स अकाउंट्स के लिए लाइबल होने चाहिए, पर हमने बुक्स अकाउंट अटैच नहीं किए, मतलब हमने P&L बैलेंस शीट भरा ही नहीं है, तो डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है, ठीक है। हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, हमने जीएसटी टर्नओवर नहीं भरा, तो डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। हमने गलत फॉर्म चुन लिया, तो डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। हमने 44 AD में रिटर्न भरी पर 8% से कम प्रॉफिट दिखाया, तो डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज है जहाँ पे नोटिस आपके पास ये 139(3) में नोटिस आ सकता है, जो कि डिफेक्टिव रिटर्न का होता है, ठीक है। इसमें 15 दिन का टाइम हमें दिया जाता है और 15 दिन में हमें डिफेक्ट को दूर करना है। अगर 15 दिन में डिफेक्ट आपने दूर नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है। सेक्शन 140 आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, मतलब साइन ऑफ रिटर्न, कि सर रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा। तो सर इंडिविजुअल की रिटर्न है तो इंडिविजुअल खुद साइन कर देगा, अगर इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है तो उसका अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो साइन कर देगा। एचयूएफ के केस में कर्ता साइन करता है। इस पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है कि एचयूएफ की रिटर्न साइन कौन करता है, तो कर्ता करता है। अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जो एडल्ट मेंबर होगा वो साइन कर देगा, ठीक है। फर्म के केस में सर मैनेजिंग पार्टनर करता है, मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर अवेलेबल है वो कर देगा साइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है सर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, वो नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर साइन कर देगा। लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करता है, पॉलिटिकल ऑफिसर में सीईओ साइन करता है। कंपनी के केस में एमडी साइन करता है और एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर देगा। और अगर आईबीसी में चली गई तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होगा वो साइन करेगा। और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो लिक्विडेटर साइन करेगा। तो इस तरीके से जो भी अथॉराइज पर्सन होगा वो कर देगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन 139 कहता है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। ये सर पहले कोटिंग ऑफ पैन नंबर जरूरी था, फिर कोटिंग ऑफ आधार नंबर भी जरूरी कर दिया गया सेक्शन 139 के अंदर, राइट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपडेटेड रिटर्न, कि सर हो क्या रहा था, पहले हम 3 साल की रिटर्न एक साथ भर सकते थे, फिर डेट चेंज हुई है ना, ये डेट चेंज हुई तो फिर यह हो गया कि हम सिर्फ 1 साल की रिटर्न ही एक साथ भर सकते हैं, अब पुरानी रिटर्न नहीं भरी जा सकती। अब कई लोगों का कहना था कि सर मुझे तो पुरानी रिटर्न चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि इसका कोई इलाज निकालें कि कोई गलत यूज भी ना कर पाए और उसको रिटर्न भी मिल जाए और हमें भी कुछ इनकम हो जाए। तो नया कुछ अमेंडमेंट निकाला गया, सेक्शन 139(8)A और अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन आया कि आप पुराने साल की, पुराने 2 साल की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि उस पुरानी साल की जो आप रिटर्न भर रहे हैं ना तो उसमें आपको कोई रिफंड मिल सकता है, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है 2 साल पहले का रिफंड आप क्लेम कर नहीं कर पाओगे, तो रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, लॉस आप बढ़ा नहीं सकते, प्रॉफिट आप घटा नहीं सकते, ठीक है। और अ, ठीक है, और किसी तरीके का आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। कुल मिला के बात ये हो गई कि हमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना ही है, ले नहीं सकते। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 2 साल पहले मेरा 10,000 का टीडीएस कटा था, 5,000 रुपये लेट फीस काट के मुझे 5,000 लेना है, तो मैं रिटर्न भर दूं तो वो नहीं मिलेगा, तो रिफंड नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो रिफंड नहीं मिलेगा, लॉस इंक्रीज नहीं हो सकते, इनकम डिक्रीज नहीं हो सकती, और एडिशनल टैक्स कुछ ना कुछ बनना चाहिए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ पे इसके साथ आपको करना ही पड़ेगा, बिना कुछ पे किए ये रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है, ठीक है। यस, बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ एक लास्ट मिनट रिवीजन की बात कर रहे हैं। लास्ट मिनट रिवीजन में और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। जो मैंने कहा ना कुछ पे करना पड़ेगा, वो जो कुछ ना कुछ आप पे करोगे वो सेक्शन 140B में जाएगा, तो ये सेक्शन अलग होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होता है वो 140A में जाता है, और जबकि इसका जो टैक्स होता है वो 140B में जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 2.1। 2.2 क्या कह रहे हैं सर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो टैक्स हम खुद कैलकुलेट करते हैं, हमारे हिसाब से जो टैक्स बन रहा होता है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, वो हम जमा करवा देते हैं। इंटीमेशन और असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब हम हमारी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी रिटर्न CPC बेंगलुरु पहुंचती है, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम से वो रिटर्न प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद हमें इंटीमेशन भेज दिया जाता है। इंटीमेशन का मतलब होता है कि हमारी रिटर्न उनको मिल गई है, उन्होंने चेक कर ली है, या तो उसमें कोई डिमांड है तो भी इंटीमेशन आएगा, कुछ नहीं है तो भी इंटीमेशन आएगा। तो दोनों तरीके से हमारे पास इंटीमेशन आता है। अगर उन्हें डाउट है और वो हमारी रिटर्न को डिटेल में जांच करना चाहते हैं तो सेक्शन 143
143(2) में हमें स्क्रूटनी का नोटिस भेज दिया जाता है और फिर उसका असेसमेंट चलता है जो कि 143(3) में चलता है, ठीक है। ओके, इंक्वायरी का मतलब सर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुझसे कुछ पूछना है तो वो मुझे पूछ सकते हैं, सेक्शन 142 में उनके पास पावर है। तो 142 के बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, जैसे मैं यहीं से बता देता हूँ कि सर 142(1) अगर वो मुझे इश्यू कर रहे हैं इसका मतलब वो मुझे रिटर्न भरने के लिए बोल रहे हैं। अगर 142(1), 2 और 3 वो मुझे दे रहे हैं इसका मतलब वो मुझसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो उसके लिए वो सेक्शन के में पावर है। अगर वो मुझसे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 142(2) में करेंगे। अगर वो मुझे कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो 142(2) में देंगे स्पेशल ऑडिट का, ठीक है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इस या वैल्यूएशन का, इस सब तरीके के दे सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो मैं सुनवाई का मौका चाहूंगा और वो सुनवाई का मौका मुझे 142(3) में मिलेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफिसर 142(A) में चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए सर ड्यू डेट निकल गई, ड्यू डेट आई 31 जुलाई और निकल गई, मैंने रिटर्न भरी नहीं। अब डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड है कि मैं कई सालों से रिटर्न भर रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी इनकम, इस साल मैंने रिटर्न नहीं भरी, तो वो मुझे नोटिस इशू कर सकते हैं 122(1) में, 122(1) में कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी, आप रिटर्न भरिए। और मुझे एक 30 दिन का जनरली टाइम देते हैं, आगे पीछे भी दे सकते हैं, पर जनरली 30 दिन का टाइम देते हैं कि भैया 30 दिन में आप अपनी रिटर्न भरो, ठीक है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने का सेक्शन मैंने आपको बताई दिया, सब कुछ ना कुछ जानकारी मांगने के सेक्शन हैं, तो ये सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर, ये क्या होता है, जब हमारा केस असेसिंग ऑफिसर के पास चल रहा होता है और मान लीजिए कहीं पे वैल्यूएशन की जरूरत पड़ गई, तो वैल्यूएशन का एक्सपर्ट तो वैल्यूएशन ऑफिसर है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देगा, ठीक है, और उसको कहेगा कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके दो। जब वो अपनी वैल्यूएशन करके देगा फिर उसके हिसाब से हमारा असेसमेंट फाइनल होगा, तो ये वैल्यूएशन करवाया जा सकता है, ठीक है। इसमें स्पेशल ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट है, वो अच्छा पॉइंट है, मुझे लगता आ सकता है 142(2)(A), ये तो है 142(A) और वो है 142(2)(A, सॉरी 142(2)(A, ठीक है। अगर असेसमेंट के दौरान इस पे स्पेशल ऑडिट पे शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया एग्जाम में फाइनल में कि अगर ऑडिट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमारे बुक्स अकाउंट्स कॉम्प्लेक्स है, ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, तो ऐसी सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए बोल सकता है कि जाओ जी आपके अकाउंट्स ऑडिट करवा के लाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सीए भी वही बताएगा किस सीए से ऑडिट करवा के लानी है। रेमुनरेशन भी डिपार्टमेंट ही फिक्स करेगा और उस रेमुनरेशन का जो पेमेंट है वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट, आपको नहीं करना है। तो ये स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 143(1) ऑलरेडी बता दिया। एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ी सी वो हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो इंटीमेशन में मैंने बताया आपको सीपीसी हमारी रिटर्न पहुंचती है तो वहाँ पे उनको कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना होता है तो वो करके हमें इंटीमेशन भेज देते हैं। फिर हमें ऑप्शन रहता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या डिसएग्री कर दें और उसके बाद में उसके हिसाब से हमें चेंज करना होता है। सर ये कब तक आता है, ये अच्छा पॉइंट है। सर जिस साल हमने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने से 12 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन आपके पास आ जाता है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर है, कोई इनकरेक्ट क्लेम, जैसे मान लीजिए हमने किसी में डिडक्शन ज़्यादा डाल दी, या हमारी जैसे एक बंदे ने क्या किया मैं आपको लाइव बताता हूँ कि एक बंदे ने क्या किया, 80G में उसने डोनेशन दिया था 5 लाख रुपए का, सपोज नहीं 10 लाख का उसने डोनेशन दिया था, तो 10 लाख का डोनेशन दिया तो उसने 10 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली। अब सर 10 लाख की डिडक्शन क्लेम थोड़ी होती है। पहली बात तो 50% डोनेशन में आता है चैरिटेबल डोनेशन, तो 50 पहले तो बात तो उसका 50% करो। दूसरी बात उसमें लिमिट भी है कि 10% ऑफ ATI, उसने वो ध्यान नहीं दिया 10% ATI वाला और सीधा इनकम का मतलब डोनेशन का 50% करके डाल दिया। मान लीजिए 10 लाख का डोनेशन था, 5 लाख डाल दिया और रिटर्न भर दी, तो इंटीमेशन आ गया कि साहब आपकी इनकम है इतनी, उसका 10% मान लीजिए 8 लाख की इनकम थी तो 80,000 10% होता है, इतनी ही डिडक्शन मिलेगी। 4,20,000 की आपने डिडक्शन ज़्यादा ली है तो ये आपका इस पे टैक्स बनता है, ये भरो, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीमेशन आ जाता है। नेक्स्ट है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल स्टडी, ऐसा मान लीजिए। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने इनकम कम दिखाई है, आपने कोई टैक्स चोरी करी है या कुछ डाउट है उनको, तो वो आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजते हैं। स्क्रूटनी का जो नोटिस है वो मैंने आपको पहले भी बताया 143(2) में आता है, नोटिस इसमें आता है। नोटिस इसमें आने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कार्रवाई का जो ऑर्डर पास होता है वो 143(3) में होता है। तो इस तरीके से काम चलता है,
ठीक है। इस दौरान आपको बुलाना मत करना, अब क्या आजकल बुलाना तो कम हो गया क्योंकि फैसलेस हो गया, तो आपको ऑनलाइन नोटिस आता है, आपको ऑनलाइन जवाब देना है, फिर नोटिस आता है, फिर जवाब देना है, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है। ठीक है। नोटिस कब तक आ सकता है? जिस साल आपने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने से 3 महीने, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नोटिस स्क्रूटनी का कब तक आ सकता है? जिस साल आपने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने, मान लीजिए मैंने जुलाई में भरी, चाहे अक्टूबर में भरी, चाहे नवंबर में भरी, 31 मार्च, वो साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च, वहां से 3 महीने मतलब 30 जून, तो अगले साल के 30 जून तक आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है। टाइम लिमिट क्या है? 12 महीने। सर असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 12 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा, उसको असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए जी, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ लोड होने में टाइम ले रहे हैं, देख लेते हैं एक बार, फटाफट हो जाता है तो, वरना फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपन।